भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल सभी प्यारे विद्यार्थियों का। आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, गजब तरीके से जो आप लोग को बताया जा रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से प्यारे बच्चों यकीन मानिए आपका परिणाम बहुत बेहतर होगा। और जो बच्चे लापरवाही कर रहे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है, एक यही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपने बिल्कुल मन से पढ़ाई करने की ठानी है तो फिर उसमें लापरवाही ना करें। अभी भी समय है, अभी हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। अभी जुलाई का महीना चल रहा है, ठीक है। टॉपर बन सकते हैं, 90% से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, सारी चीजें हो सकती है, अभी सब कुछ पॉसिबल है। अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डर नाम की जो चीज है उसे मन से निकाल दीजिए, बहुत ही आसान रहने वाला है प्यारे बच्चों। 70 ऑब्जेक्टिव में 35 आपको ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। मैं कहता हूं 70 के 70 बनाने लायक मैं आपको तैयार कर रहा हूं। चलो, तो 35 तो आप ऑटोमेटिक अच्छे से बन जाएंगे। दूसरा, आपके 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे। हो गए 30 और 35 मिलाकर के 65 नंबर। हो गए कि नहीं हो गए? क्या 35 में एक भी गलती आप करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि प्यारे साथियों मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अभी आने वाले समय में आपको OMR सीट जैसे फिल की जाती है वैसे ही, जैसे ही हमारा लोगों का सिलेबस कंप्लीट होता है अक्टूबर तक, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने 90 दिन 90 OMR सीट। नहीं 90 तो प्यारे बच्चों 45 से 50 OMR सीट एक सब्जेक्ट को लेकर के अगर आप फिल करेंगे तो सोचो आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूं जो 35 बनाने नंबर है वो आराम से बन जाएंगे। ऐसे ही प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात करूं अगर, तो 35 नंबर में अगर 2 अंक वाले 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 10 बनाना होगा। वादे के साथ कह सकता हूं आप उनको भी 10 बना लेंगे, अर्थात 35 में 20, 65 में 20 जोड़ देंगे 85। अरे 85 मार्क्स तक हर एक बच्चा पूछ रहा है। 2 नंबर वाले जो प्रश्न है अधिकतम बच्चे लिख लेंगे। नहीं अगर 10 बना पा रहे हो, मैं कह रहा हूं 20 में 8 से 8 प्रश्न तो बना ही लोगे। 8 प्रश्न बना लोगे, 2 प्रश्न कहीं गलत हो जा रहे हैं तभी, अर्थात आप 85 नहीं तो 80 प्लस जा ही रहे हो। बचे 5 नंबर वाले प्रश्न, 5 अंक वाले प्रश्न है जिनमें डेरिवेशन पूछा जाएगा। एक बात प्यारे बच्चों ये याद रखें, डेरिवेशन जितने भी बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं फिर भी वो 80% से अधिक अंक ला सकते हैं। यही वो बढ़िया और बेहतरीन आइडिया है, ठीक है। बिना लॉन्ग प्रश्नों को पढ़े हुए भी आप 80% से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। डेरिवेशन नहीं कर पाते हैं, सर मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि मैंने 11th नहीं पढ़ा, मैंने ये चीजें नहीं अच्छे से पढ़ी थी, इस वजह से। खैर, लेकिन अगर आप इन स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं तब भी आपके 80% से अधिक अंक आसानी से आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से तो भाई आपका ऑब्जेक्टिव भी आता है, 2 अंक वाले भी प्रश्न आते हैं और 5 अंक वाले भी प्रश्न आते हैं। ये नहीं कि सब न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, न्यूमेरिकल तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। हो सकता है जो हम न्यूमेरिकल आपको कल बताए थे ये वाला, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए और फिर आंसर के जो 4 विकल्प है A, B, C और D, ऐसे करके जो आंसर के चारों विकल्प हैं वो यहां पर आ जाए, ठीक है। जो आंसर आपका सही आएगा हल करने पर उसी को आपको टिक करना होगा, सीधी सा बात होगी। तो प्यारे साथियों, जो न्यूमेरिकल होता है वो 1 अंक में भी आ सकता है, 2 अंक में भी आ सकता है और 5 अंक में आ सकता है। यही न्यूमेरिकल की कोई ये वैल्यू नहीं कि ये तो बड़ा लेंथी न्यूमेरिकल था तो सर 1 नंबर में पूछा गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 नंबर और 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो समझ गए। अब जिनको अगर 5 नंबर वाले अंक, अर्थात जिनको बढ़िया से डेरिवेशन तैयार है, अब वो लोग मन में विश्वास जग चुका होगा कि हम 95 प्लस ला सकते हैं, 99, 90 प्लस 100 भी नंबर पा सकते हैं अगर आपने डेरिवेशन को अच्छे से कवर कर रखा। अच्छा, डेरिवेशन कवर नहीं कर रखे हैं तो सर क्या 80% से अधिक अंक लाएंगे? तो बिल्कुल लाओगे, लेकिन डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, उन्हीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। और जब उन्हीं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद रहेंगे, इसीलिए कहा जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको याद है, डेरिवेशन याद है, तो उनसे छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आते हैं, एक डेरिवेशन से 10 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा डेरिवेशन याद है तो आपके 10 ऑब्जेक्टिव आराम से बन जाएंगे। लेकिन जिनको 10 ऑब्जेक्टिव याद है तो उससे डेरिवेशन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। लेकिन आपने डेरिवेशन तैयार कर लिया तो 10 ऑब्जेक्टिव भी तैयार और प्लस 5 अंक वाला डेरिवेशन भी तैयार। ये फायदा होता है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं जिन बच्चों ने 11th स्किप किया, 11th में सही से मेहनत नहीं कर पाए, अभी भी कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो भी 80% से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब समय है जाग जाने का, ठीक है। अब समय वो नहीं रहा टाल मटोल आदत करने वाला। अब समय हो चुका है आपके जागने का, अर्थात बेहतरीन तरीके से तैयारी नियमित तौर पर करने की, रेगुलर लाइव क्लास आने की। जो चीज बताया जाए उन्हें फॉलो करो। जैसे होमवर्क दिया गया, होमवर्क जिन भी बच्चों ने बनाया बहुत अच्छा, जिनसे जो प्रश्न नहीं बने धैर्य रखिए, आपके नोट्स में लिखे हुए सारे, लेकिन मैं अभी बता दूंगा कि कैसे उनको लिखना है, ठीक है। अभी होमवर्क जिनका बन गया बहुत अच्छा, जिनके 1-2 प्रश्न नहीं बने तब भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये आपको काम करने के लिए दिया गया था ताकि आप खुद से जब पढ़ोगे ना, रिवाइज करोगे। डेली लाइव क्लास देख लिया, डेली आप स्कूल चले गए, पढ़ के चले गए, जब आप खुद से नहीं, जब तक पढ़ोगे, पेन और कॉपी नहीं चलाओगे, दिमाग नहीं चलाओगे, खुद से प्रश्न नहीं ढूंढोगे, तब तक आपकी जो मस्तिष्क की तीव्रता है, सोचने व समझने की, जो उत्तर लिखने की क्षमता है, वो विकसित नहीं होगी। इसलिए प्यारे बच्चों मैंने होमवर्क दिया था, 5 चैप्टर से मैंने होमवर्क आप सभी को दिया, ताकि आप सभी लोग 4-5 दिन में, जो भी मैं 4 दिन अब्सेंट, 5 दिन अब्सेंट रहा, उन सभी दिन में आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। और ऐसे ही कोई भी दिक्कतें, समस्या अगर इमरजेंसी ना हो, पहले से चिन्हित हो कि हाँ भाई मुझे 2 दिन के लिए जाना है, तब भी मैं आपके लिए होमवर्क तैयार कर दूंगा। फिलहाल ऐसे अवसर ना ही आए, मुझे छुट्टी ना ही लेनी पड़े, क्योंकि मैं बहुत कम ही अवकाश लेने की कोशिश करता हूँ। जब विशेष काम होता है, बहुत सारी यहाँ जिम्मेदारियां होती हैं तो उनको निर्वहन करना पड़ता है। बाकी घर की भी जिम्मेदारियां हैं, तो आप सभी लोग परिचित हैं, जानते हैं, अब तो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, आप सभी को भी पता है। खैर कोई नहीं, अभी तो हमारी क्लासेस अब रन कर रही हैं। तो हमने कल आपको होमवर्क दिया था प्यारे बच्चों, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया था। बोलो, ये आपको दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया था।
दिया गया था। मैक्सिमम बच्चों ने इसे लगाया भी होगा और लिख भी रहे हैं। कुछ बच्चे 10 वोल्ट और 100 वोल्ट और 10 एम्पियर करके लिख रहे हैं। अमन कुमार जी लिखे हैं ये प्रश्न का उत्तर। चलिए मैं आपके सामने हल करता हूं और प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा मैं प्रश्न को कैसे रीड कर रहा हूं, लिखने का मेरा तरीका क्या है, हल करने का प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सीरियस होकर के समझिएगा। पेन और कॉपी अपने सामने रखिए, जहां चीज जो जैसे बताई जाए उसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, मैं कैसे फार्मूला सोच रहा हूं, रीड कर रहा हूं, वैल्यू को लिख रहा हूं, ये सारी बातें ध्यान दीजिएगा। प्रश्न दूसरा ये था प्यारे बच्चों की 500 फेरों वाली कुंडली जिसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब 500 फेरों की कोई कुंडली है, कुंडली वृत्ताकार भी, यहां तो कोई कंफर्म किया नहीं कि कैसी कुंडली, कुंडली वृत्ताकार भी हो सकती है, कुंडली आयताकार भी हो सकती है। मतलब ऐसे कुंडली कितने फेरे लपेटे गए हैं, 500 फेरे लपेटे गए हैं। कुंडली का इमेज आपके सामने में जो कल्पना को बढ़िया से बना सकता है, अर्थात कल्पना कर सकता है, जिसकी कल्पना शक्ति बेहतर है, वो अच्छे से प्रश्नों को हल कर पाएगा। देखो भाई, तो प्यारे बच्चों यहां पर आपको क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले वो चीज लिखते हुए भी चलेंगे और हल करते हुए भी चलेंगे हैं। ठीक है, चलेंगे। दिया गया है प्यारे बच्चों 500 फेरे वाली कुंडली। तो सबसे पहले अगर ये बोल रहे हैं तो मतलब 500 फेरे, कैपिटल एन की वैल्यू दी गई है 500 फेरे, इनका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि संख्या है तो 500 फेरे लिख दिए, जिसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कुंडली का जो क्षेत्रफल है ए बराबर वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, जिनको नहीं आता है ना न्यूमेरिकल बनाना, वो भी बनाना सीख जाएंगे, बस ध्यान पूर्वक एकाग्रचित्त होकर को आपको देखने की जरूरत है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्यारे विद्यार्थी जी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैंने कहा अगर सीजीएस मात्रक है, चलो अभी नहीं बदलते, पहले एक दो अंक और लिखते तब आपको समझाते। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें मात्रक है, सीजीएस में है। वहीं पर प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है, अर्थात जो कुंडली है अगर ये इस प्रकार से प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है तो इसके लंबवत कुंडली रखी हुई। मैंने ये बताया भी था, डिफाइन भी किया था कि लंबवत का मतलब क्या होता है। अगर इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है तो तल इसके लंबवत कब होगा, जब ऐसे रहेगा। भैया चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है तो तल ये लंबवत होगा। तल देखो ना, ये लंबवत है, ये लंबवत है, बिल्कुल सपाट और लंबवत। अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अब ये तल देखो, ये पूरा सरफेस जो है चुंबकीय क्षेत्र की लाइनें ऐसे खींचिए तो इस तल को स्पर्श करते हुए जा रही है, अर्थात तल के क्या है, समांतर। लेकिन नहीं, कह रहे हैं कुंडली का तल लंबवत है। अगर लंबवत होगा तो ठीक इस प्रकार से, लेकिन कुंडली के तल का क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होगा। अर्थात प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र से वो क्षेत्रफल सदिश खींचूं इसके पृष्ठ से वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इन दोनों के बीच में जो थीटा होगा वो बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इस बात को कंफर्म कर लीजिए और ये मैंने कई बार बताया भी है। कह रहे हैं आगे कि 0.1 सेकंड में चुंबकीय क्षेत्र 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक दे रहे हैं। ध्यान से देखो, कह रहे हैं समय जो डेल्टा टी है, ठीक है, समय अंतराल डेल्टा टी लिख ले रहा हूं, कितना है तो 0.1 सेकंड। ठीक है, ये किस में मात्रक है, अरे सेकंड एम के एस हो, सीजीएस हो, एफपीएस हो, सभी पद्धतियों में मात्रक समय का सेकंड ही होता है। चुंबकीय क्षेत्र 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, मतलब बी की वैल्यू है प्यारे बच्चों 0.2 क्या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है, ये एमकेएस में दिया गया है, से घटकर शून्य हो जाता है। तो प्यारे बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घटकर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जा रहा है, बाद में शून्य हो जा रहा है। कह रहे हैं कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अरे वाह, मतलब ई की वैल्यू निकालनी है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में गणना करनी है। दूसरा, यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध 10 ओम हो, अर्थात कुंडली जिससे मिलकर के बनी है उसका तार का प्रतिरोध कितना हो, आर बराबर कितना कह रहे हैं 10 ओम हो, तो कह रहे हैं प्रेरित धारा का भी मान बताइए। भाई कुंडली में जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई उसका मान बताना है। इसका मतलब क्योंकि क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, भाई घट रहा है ना चुंबकीय क्षेत्र घट करके शून्य हो जा रहा है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन मतलब फ्लक्स में परिवर्तन, और फ्लक्स में परिवर्तन मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है और साथ ही साथ कह रहे हैं अगर प्रतिरोध दिया गया तो भाई प्रेरित धारा का भी मान निकालो। तो मतलब आपको इस प्रश्न में प्रेरित धारा का भी मान प्यारे बच्चों निकालना है, आई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये प्रश्न का एक ग्राफ तैयार हो गया है, एक स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है। इसको हल करना बहुत आसान हो जाएगा जब आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हो। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर फेरे दिए गए क्षेत्रफल जो दिख रहा है सब कुछ एमकेएस पद्धति में मात्रक है, लेकिन क्षेत्रफल का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको एमकेएस में चेंज कर लीजिए। तो कैसे चेंज होगा बाबू, ये जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है इसको 100 बराबर करके लिखना पड़ेगा, बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 10 की घात -2, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर भी बनाना पड़ेगा। तो जब स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात -2 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की घात -4। अब मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, इसका मात्रक मैंने जो क्षेत्रफल का था उसको मीटर में चेंज कर दिया। क्लियर प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये इतनी बात क्लियर हो गई तो हमें प्रश्न को लगाना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमें कहे हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताओ, फिर आगे प्रेरित धारा का भी मान बताना है। अब आपके मन में जो भी डाउट उठ रहे हैं उनको ध्यान से समझिए। भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल, अगर मैं कहूं प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र बताओ तो आप सभी लोग कहोगे कि गुरुजी हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र पढ़े हैं फैराडे के नियम से, E = -n डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी। या बहुत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए हम लोग ये भी पढ़े हैं, क्या पढ़े वो, क्या पढ़े हो गुरुजी, ये पढ़े हैं कि -n डी फाई अपान में dt। लेकिन बहुत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए ये भी लिखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों सूत्र लिख सकते हैं। तो हमें फ्लक्स में परिवर्तन बताना है, फ्लक्स में परिवर्तन अर्थात प्यारे बच्चों हमें क्या बताना है, डेल्टा फाई बताना है। डेल्टा फाई का मतलब होता है φ2 - φ1, φ2 - φ1 फ्लक्स में परिवर्तन। अंतिम फ्लक्स कितना था, प्रारंभिक फ्लक्स कितना था, तो टोटल फ्लक्स में परिवर्तन तभी आएगा जब अंतिम फ्लक्स में प्रारंभिक फ्लक्स घटाएंगे। हमें यहां पर कह रहे हैं कि जो प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र है वो बाद में घटकर शून्य हो जाता है, कुंडली वही है। पहले चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, तो चलो φ1 की वैल्यू निकाल लो। यहां से अगर मैं φ1 की वैल्यू निकालूंगा तो φ1 b a cos थीटा,
बताओ यही लिखेंगे कि नहीं भाई? चुंबकीय क्षेत्र का सॉरी चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र तो यही होता है। अरे गुरुदेव जी सही बिल्कुल बता रहे हैं, है ना? कुंडली का चित्र नहीं बनाया है सर जी। अच्छा कोई बात नहीं, कुंडली का चित्र आपने नहीं बनाया है, कोई दिक्कत नहीं भैया, हमने बना दिया तो ये समझाने के लिए बनाया, हर बात को कॉपी ना करो। जैसे ये चीज है, अगर आप अपने दिमाग में इमेज बना करके सॉल्व कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जामिनर के सामने बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको समझाने के लिए इतना समझदार तो हो ही गए हो अब कि गुरुजी कहीं पर मैं ये चीज मान लो लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, तो आप क्या समझ रहे हो कि उसको लिखना है? नहीं लिखना होता है उसको। ये चीज होता है कि आप बस उसको अपने दिमाग में बिठा लो कि हाँ सर ने वैसी चीज बताई। लिखना जो चीज जेन्युइन है वो लिखना होता है। ये चित्र अगर बना दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, नहीं बनाओगे तो एग्जामिनर दुखी भी नहीं होगा, लेकिन नंबर पूरे देके जाएगा। लिख दोगे तो अलग, बना दोगे चित्र तो अलग इफेक्ट जरूर पड़ेगा एग्जामिनर पर। ठीक है, आओ आ जाओ। तो प्यारे बच्चों φ1 = PA cos थीटा, φ2 भी निकालेंगे लेकिन पहले φ1 निकाल लेते हैं। ऐसे होगा, हल करिए। इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों PA cos थीटा, B की वैल्यू कितनी दी गई? चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया क्या? प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र लिखा है? हाँ ये लिखा है 0.2। चलो गुरुजी लिख दीजिए 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन अभी मात्रा के साथ में लिखो, केवल वैल्यू लिखो। इनटू क्षेत्रफल A की वैल्यू कितनी है गुरुजी? A की वैल्यू है 100 × 10⁻⁻⁴। चलो लिख दो यही चीज पूरी, 100 × 10⁻⁴ इनटू cos थीटा है, cos थीटा कितना है? कहा है ना क्या? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखिए, अर्थात थीटा है 90 डिग्री। लंबवत रखिए, थीटा 0 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं है। लंबवत रखिए लेकिन क्षेत्रफल सदिश उसके समांतर है। तो बहुत कंफ्यूज नहीं लिखना कि लंबवत रखिए तो 90 डिग्री रख दोगे, अगर ये रख दिया गलत हो जाएगा। भाई तल लंबवत है लेकिन तल का क्षेत्रफल सदिश समांतर है। तो प्यारे बच्चों cos 90 डिग्री नहीं, cos 0 डिग्री लिखेंगे। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसको हल कर लेंगे, φ1 बराबर प्यारे विद्यार्थियों आ जाएगा 0.2 और देखो 10⁻⁴ और 100 का मतलब होता है 10⁻²। तो ये 10⁻⁴ और 10⁻², ये गुणे में 10⁻² ही बचेंगे और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये φ1 की वैल्यू इतने वेबर आ गया, φ1। अब यहीं पर φ2 की वैल्यू बता दो। φ2 की वैल्यू BA cos थीटा लिखना है, लेकिन जब कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र 0 ही हो जाता है, B की वैल्यू 0 हो जाती है, तो 0 प्रश्नानुसार, भाई प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो शून्य हो जाता है। तो कुंडली से निर्गत कुल फ्लक्स क्या होगा? जब चुंबकीय क्षेत्र ही शून्य हो जाएगा तो निर्गत कुल फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, अर्थात φ2 = 0 हो गया। अब अगर हम डेल्टा फाई निकालें तब फ्लक्स में परिवर्तन हम निकालें, अगर फ्लक्स में परिवर्तन गुरुजी निकालिए तो हम ये कहेंगे कि फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई = कितना आएगा? प्यारे बच्चों आवाज आनी चाहिए, आप अपने पास में बैठे बैठे बोलिएगा, थोड़ा सा फुसफुसाहट करके ही बोलिए। φ2 - φ1 जी गुरुजी, φ2 - φ1 करेंगे। φ2 की वैल्यू क्या है वो रखिए और φ1 की वैल्यू क्या है वो रखिए, अपने आप प्रश्न हल होते चला जाएगा। φ2 की वैल्यू प्यारे बच्चों, हमें हमारा उद्देश्य विद्युत वाहक बल निकालना है। डेल्टा फाई निकाल लेंगे, आंसर बन जाएगा, क्योंकि डेल्टा टी दिया गया, कितने समय अंतराल में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है? 0.1 सेकंड में वैल्यू दी गई ना। तो प्यारे बच्चों फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ डेल्टा फाई = φ2 - φ1, φ2 की वैल्यू है 0 माइनस φ1 की वैल्यू हमने निकाली। अभी सूत्र बड़ा सिंपल था, फाई = BA cos थीटा। अगर प्यारे बच्चों यही चुंबकीय फ्लक्स होता, वैद्युत फ्लक्स होता, तो फाई = EA cos थीटा होता है। बहुत आसान है, आप पिछले चैप्टर को हमेशा रिवाइज करते रहिए ऐसे ही, क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए। मैंने क्या कहा था, जिसने भी पहले दूसरे तीसरे ऐसे चैप्टर नहीं पढ़े तो उनको चौथे पांचवें छठवें ये चैप्टर भी समझ में नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि विद्युत से रिलेटेड ही चुंबक है, सारी चीजें जुड़ी हुई। जैसे वहां विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वहां पर विद्युत द्विध्रुव था, यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव था, वहां वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र निकाला गया था, यहाँ वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र निकाला गया। मतलब बहुत कुछ मिलता जुलता है, इसलिए प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है आप सूत्र को पीछे रिवाइज जरूर कर लिया करिए। तो φ2 - φ1, φ2 की वैल्यू 0 और φ1 की वैल्यू ये आई है 0.2 × 10⁻⁻² वेबर। सिंपल है गुरुजी, इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। डेल्टा फाई बराबर आया है माइनस का 0.2 × 10⁻²। सवाल हल हो चुका है, सवाल गुरुजी हल हो चुका है। कैसे? प्रेरित विद्युत वाहक बल बताइए भाई, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल जल्दी से बताओ। E बराबर क्या गुरुजी? पहले समीकरण में सारी वैल्यू रख दो, -n कितने फेरे हैं? -n की वैल्यू है कितनी गुरुजी? 500 गुणे डेल्टा फाई। डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी है? ये रही 0.2 गुणे, वो भी किसमें है प्यारे बच्चों? माइनस में है, तो माइनस का 0.2 गुणे 10⁻², बटे में डेल्टा टी है। डेल्टा टी की वैल्यू एक बार मैच करा लो। डेल्टा टी की वैल्यू 0.1 सेकंड, n की वैल्यू 500 थी, ठीक है, 0.1 आ गया। अब देखो जो वैल्यू जिससे कैंसिल आउट हो रही, भैया दशमलव ने दशमलव को मार दिया, दशमलव ने दशमलव को मार दिया, माइनस का गुणा माइनस से होगा प्लस हो जाएगा। बहुत ही आसान बन गया है ये सवाल। अब देखो ये आगे क्या बन गया, ये 2 और 5, 2 पंचे 10 हुए, माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो चुके हैं। 500 का गुणा 2 से हुआ तो प्यारे बच्चों ये 1000 हो गए गुणे ये 10⁻⁻² ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अब बताओ 1000 मतलब 10⁻³ प्लस के 3 है और 10⁻³ ये -2 है, प्लस 3 में -2 घट गया, कितना बचा? 10⁻³ प्लस का 1 बचा, अर्थात प्यारे बच्चों यहां पर आ गया 10। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि E बराबर आया 10 वोल्ट। और एक बच्चे का कमेंट यही था जिनका मैंने पढ़ा था, अमन कुमार जी, मुझे नाम याद आ रहा है, वो बिल्कुल सही उत्तर दिए थे। अर्थात प्यारे बच्चों आपके द्वारा दिए गए जो उत्तर है वो सही है, आपके द्वारा जो दिया गया उत्तर है वो बिल्कुल ही सही है। बहुत बढ़िया, अंकेश कुमार जी भी यही उत्तर लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, मनीषा, पंकज, खुशी, आनंद कुमार, शिवा कुमार, ठीक है।
चलो तो प्यारे बच्चों आगे क्या बता रहे हैं, आगे इसी प्रश्न में इन्होंने कहा है कि प्रेरित धारा का मान क्या होगा। प्रेरित धारा का मान I बराबर निकालना है। तो प्यारे बच्चों हम लोग भाई विद्युत वाहक बल निकाले, बड़ा आसान था। मैं देखो मैं इतना स्लो और एक लय में पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल सीरियस होकर के, ताकि मुझे रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। और जो बच्चे लेट में जुड़े, तो मेरा एक निवेदन है भाई, बाद में देख लीजिएगा आप, ठीक है, आप बाद में देख सकते हैं, कहीं से कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। इतना स्लो और एक लय में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये समझ में ना आए रुपया वापस, है ना। बिल्कुल देखो प्यारे बच्चों, प्रेरित धारा की बात हो रही, चलो कोई बात नहीं, आप लेट आए तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा रुक करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। प्रेरित धारा का मान निकालना है। तो प्रेरित धारा I बराबर, आप लोग ओम के नियम से देखें तो I बराबर V अपान में R होगा। यहाँ विभवांतर की जगह विद्युत वाहक बल दिया गया तो E अपान में R लिख सकते हैं। भैया खुले परिपथ में विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर ही होता है, ठीक है। तो I बराबर E अपान में R, अरे भैया I बराबर E अपान में R है, तो I बराबर E की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। R की वैल्यू कितनी दी गई है भैया, इन्होंने कहा है कि R बराबर 10 ओम, अर्थात इस कुंडली के तार का अगर प्रतिरोध 10 ओम है तो R बराबर यहां पर 10 ओम रख दीजिए, तब बताइए प्रेरित धारा कितनी आ रही है। 10 ने 10 को मारा तो I बराबर आया 1 एम्पियर। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, आपके ये दोनों प्रश्न, जो इसमें दो प्रश्न एक साथ जुड़े हुए थे, उसका उत्तर आपको मिल चुका है, उसका उत्तर मिल चुका है। क्या समझ में आया? एक बार यस सर कमेंट में लिखिएगा तो मेरा दिल खुश हो जाए। एक बार कमेंट में लिखिए हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, 1 एम्पियर, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड, यस सर, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग बनाइए इस प्रश्न को। प्रश्न कह रहे हैं कि एक आयताकार कुंडली, अब इसमें प्रश्न को आयताकार बता दिया है, अर्थात अगर हम कुंडली को बनाएं तो गुरुजी हम बिल्कुल बनाएंगे। ये एक आयताकार, प्यारे बच्चों क्या है मेरे टीपू सुल्तानो, टीप लिए होगे उस प्रश्न को, तो चलो इसको जल्दी से लगाओगे कि आयताकार क्या है, कुंडली है और इसकी लंबाई जो है वो 20 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसका तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही गजब लाजवाब क्वेश्चन बनाया इन्होंने। देखो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बच्चों पूछा जा सकता है। ये कुंडली का तल कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है प्यारे बच्चों, जो कुंडली का तल है वो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वेक्टर भी, और जो तल है उसके बीच में कितना डिग्री का कोण है, वो है 30 डिग्री का। अगर ऐसा है तो क्षेत्रफल सदिश प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा, क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा, ये डिग्री का कोण हो जाएगा 60 डिग्री। भैया तल 30 डिग्री का बना रहा है, जो तल है वो 30 डिग्री, क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के अगर खींचेंगे तो वो 60 डिग्री का कोण बनाएगा। अर्थात प्यारे बच्चों अगर हम थीटा बनाएंगे, वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच कोण निकालेंगे, वेक्टर ए के बीच कोण अगर हम निकालेंगे, के बीच कोण थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो 90 माइनस जो दिया गया, क्योंकि तल प्यारे बच्चों फिर से पढ़ो कि कुंडली का तल, इसका तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र मैंने एक दिशा में निर्धारित कर दिया कोई भी, से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसलिए थीटा बराबर 90 माइनस 30 डिग्री होगा और ये प्यारे बच्चों 60 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल बात समझ में आ गई आपकी। और इसके बाद करें, ये जो ऊपर पहले लिखा हुआ था कुंडली आयताकार है, तो आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल क्या होगा, कुंडली का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, 20 गुणे 10 लिखे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर अभी लिखे हुए हैं, 20 दाम 200, ठीक है, 200 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई दोनों, क्षेत्रफल का वैसे भी मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर यही लिखते हैं। क्लियर? ओके चलो, तो प्यारे बच्चों यहां पर a बराबर 20 गुणे 10 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और क्या दिया गया है, प्रश्न कह रहे हैं कोण बनाता है। यदि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, अब इसको बात याद रखेंगे हमेशा प्यारे बच्चों, जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र ही होता है, हमेशा याद रखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो बोलते हैं भौतिक राष्ट्र, चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब वो एक सिनोनिम्स है, एक समानार्थी शब्द है। चुंबकीय क्षेत्र को ही चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी बोलते हैं, केवल चुंबकीय फ्लक्स नहीं, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स तो अलग चीज हो गई, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ही चुंबकीय क्षेत्र है। इसका मान दिया गया 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, अर्थात बी का मान प्यारे बच्चों दिया गया है 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा ये एमकेएस में दिया गया है, देखो चुंबकीय क्षेत्र का मान वेबर प्रति मीटर स्क्वायर एमकेएस पद्धति में मात्रक दिया गया। कहना है कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें तो चुंबकीय फ्लक्स बताना है, आसान है, आसान है भैया, चुंबकीय फ्लक्स बता दो, आसान है बिल्कुल। चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा प्यारे गुरुजी बताइए जल्दी से, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर प्यारे बच्चों होगा बी ए कॉस थीटा। सिंपल से पहले तो हमें भाई फार्मूला याद होना चाहिए। बी की वैल्यू क्या दी गई है, जी हाँ दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है 0.3, कितनी दी गई है 0.3 गुणे क्या ए की वैल्यू दी गई है, जी हाँ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, लेकिन सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -4 से गुणा, अब ये मीटर स्क्वायर बनेगा तो मीटर स्क्वायर ना लिखें, ठीक है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि यहां पर इसे बनाया गया 200 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर में बदला गया, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे 10 की घात -4, अगर केवल सेंटीमीटर होता और मीटर में बदलना होता तो 10 की घात -2, स्क्वायर है तो -4 से, बिल्कुल गुरुजी, इनटू कॉस का थीटा, मतलब कॉस का कितना 60 डिग्री। हल करो इसे, इसे हल करो, सबसे पहले तो इसे हल करो। देखो दशमलव हटाएंगे नीचे 1 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं,
चलो एक बार लिख दें, एक बार मैं थोड़ा सा वैल्यू लिख दूं, 0.3 गुणे, देखो ये 200 लिखा हुआ है 10 की घात -4, यहाँ पर 10 की घात 2 छिपे हुए, तो इसको 2 गुणे 10 की घात अगर 2 लिखते तो ये -4 में +2 हट जाते तो केवल 10 की घात यहाँ पर कितना बचेगा -2 गुणे जो cos 60 प्यारे बच्चों, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब देखो किससे क्या कट रहा है, ध्यान से देखो, 2 ने 2 को मार दिया, ठीक है, ये 3 दशमलव है ना, दशमलव हटाओगे नीचे 1 लिखोगे, आगे एक अंक था तो एक 0 बढ़ाओगे, मतलब 3/10 बनेगा। ये 10 जब ऊपर जाएगा तो -3 घात बना लेगा, कुल मिला के जो फाई की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों, जो फाई का मान आएगा वो आएगा 3 गुणे 10 की घात -3 फ्लक्स है ना, तो वेबर, इतने वेबर, 3 गुणे 10 की घात -3 वेबर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, 3 गुणे 10 की घात -3 वेबर आ जाएगा। क्लियर, इसको मिली वेबर भी बोल सकते हैं, 3 मिली वेबर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर हम मिली वेबर लेकिन बोलेंगे 30 नहीं 3 मिली वेबर बोल सकते। क्लियर हो गया, टीप लीजिए भैया, टीप लीजिए टीपू सुल्तानू। हाँ ठीक है, समझ में आ गया भैया। कुंडली का तल थीटा ऐसे निकालना है, कुंडली का तल 30 डिग्री बना रहा है, क्षेत्रफल इसका सदिश तो इसके तल के लंबवत रेखा, तो वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 60 डिग्री कोण बनाएंगे, 90 में वो एंगल घटा दोगे। अरे भैया अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, लंबवत रखी है, क्या बोला था, लंबवत रखी है, तो भाई मतलब आपको लगा कि 90 डिग्री दिया गया, 90 डिग्री नहीं दिया गया, आप थीटा में वो 90, अगर कुंडली का तल बोल के बोल रहे हैं, क्षेत्रफल सदिश अगर प्रॉपर बोला जाए तो फिर क्षेत्रफल सदिश को लगा के हल कीजिएगा, फिर गलत नहीं कर देना, लेकिन जब तल बोल रहे हैं तो तल के लिए थीटा पे 90 - 90 करेंगे, लंबवत करेंगे तो 0 डिग्री आए, और cos 0 की वैल्यू 1, वहां पर 1 ही तो रखें cos 0 की वैल्यू, सब कुछ बताया जा रहा है, आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस आपका ध्यान जो है ना भटक जाता है कुछ बच्चों का। क्लियर, पावर 3 कैसे है, दशमलव हटा, आगे 1 लिखे, आगे एक अंक था तो एक 0 बढ़ा दिए, 3/10, दशमलव को भिन्न में बदलना आता है ना, 6, 7, 8 में बता दिया जाता है। ये 10 प्यारे बच्चों 10 की घात यहाँ 1 है, ये बदल के ऊपर जाएगा 10 की घात -1 ऊपर हो जाएगा, तो वो -2 से जुड़ के -3 बना लेगा, 3 गुणे 10 की घात इतना कैलकुलेशन नहीं आता है, तो मैं जो शुरू में प्रवचन दिया था 80% प्लस लाने के, उसमें तो आप लोग फेल हो जाओगे, मेरी उम्मीदें तोड़ देते हो, इतना कैलकुलेशन डाउन कैसे हो सकता है, मतलब पढ़ाई में आप लोग बहुत वीक पहले से रहे हो, है ना, ये चीजें कैलकुलेशन टीचर को इतना बताना पड़े, देखो पता टीचर को इतना बताना पड़ेगा, यहाँ फाई बराबर बी cos थीटा, और बच्चों थोड़ा सा ये जो कंफ्यूजन है, आपको थीटा बराबर 30 डिग्री में रख करके जो प्रश्न में दिया गया है वो दरअसल तल का दिया गया है, आपको तल के लंबवत जो क्षेत्रफल सदिश है उसके बीच कोण निकालना है, तो 60 डिग्री रखना है, टीचर का काम इतना बता देना, फाई बराबर बी cos थीटा या सूत्र लगेगा, उसके बाद बच्चों का काम है कि हल करें, वो कैलकुलेशन अपना खुद से मजबूत करें, हम थोड़ी ना एग्जाम में जाएंगे आपके साथ हल करने, आपको तो तरीका सिखाया जाता है, एक टीचर आपको कोई हम ही नहीं कहीं भी कैसे भी, मैं इसलिए बोलो, मैं तो बता ही रहा हूँ, मैं तो एक एक चीज बताते हुए चल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, आपको जागरूक कर रहा हूं कि एक शिक्षक का काम यह होता है कभी भी कि वो आपको तरीका बताए, आपको रास्ता दिखाए, चलना आपको खुद है, ठीक है, चलना आपको खुद ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर है, यदि यह वलय 2i कैप प्लस -2k कैप इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो, तो वलय से गुजरने वाले, यहां पर गुजरने वाला लिखा है, यहां पर वलय से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए, इसमें भी फ्लक्स ही ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखो क्या क्या दिया गया है, थोड़ा सा वेक्टर रूप में दिया गया तो घबराइएगा नहीं, क्या चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, जी हाँ, यहाँ पर वेक्टर भी बराबर दिया गया सदिश रूप में, वृत्ताकार वलय है, अर्थात यहाँ पर कोई इस प्रकार से वृत्ताकार वलय है, कह रहे हैं वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल दिया गया है वेक्टर ए बराबर, वेक्टर रूप में दिया गया ना एकांक सदिश के रूप में, देखो कैसे दिया गया है, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, आई कैप जे कैप के कैप क्या है, एक्स वाई जेड अक्ष जो होते हैं उनके एकांक सदिश हैं, फर्स्ट ईयर में तो ये सब लोग बच्चे जो पढ़े उनको पता है, जो डायरेक्ट इंटर में आए हैं छलांग मार के, है ना, उन लोगों के लिए दुविधा है, अब 1 साल की पढ़ाई तो 1 मिनट में तो हो नहीं सकती, ना 1 घंटे में हो सकती, उसके लिए ऐसे ही थोड़ा थोड़ा भाई काम चलाना पड़ेगा। आई कैप जे कैप के कैप ये क्या होते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के एकांक सदिश होते हैं, इतने गुणे, फिर लिखा हुआ है गुणे 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर, यदि यह वलय, फिर आगे लिखा हुआ इतने चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब बी की वैल्यू दी गई, वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस 2k कैप, इसमें j कैप गायब ही है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का जो मान दिया गया सदिश रूप में उसमें j कैप गायब है, अर्थात y अक्ष की दिशा में कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, इनटू 10 की पावर -4 टेस्ला, ये टी का मतलब होता है टेस्ला, वहां तक हो गया, गुजरने वाला फ्लक्स बताइए, फाई बराबर वेक्टर b डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें cos थीटा नहीं, डॉट प्रोडक्ट 11th में सिखाया जाता है ये चीज, फाई बराबर p की वैल्यू जो लिखी हुई है भैया क्या, 2i कैप माइनस 2k कैप इनटू कितना लिखा हुआ है, 10 की पावर -4 टेस्ला है ना, डॉट लगा दीजिए, फिर ये वाली वैल्यू वेक्टर ए की 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप इनटू का क्या 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, अब अंकों का गुणा तो अलग कर लीजिए, खैर वो हो गया 10 की घात -6 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ये गुणा सर कैसे होता है, तो याद रखेंगे हमेशा i का i से गुणा, j है ही नहीं, इधर j है लेकिन इधर j नहीं है तो j को छोड़ ही दो, k का k से, बस
बस यही दो गुणा करना है और लिख देना है। तो आई इज इक्वल टू आई वाले का आई से गुणा, तो आई डॉट आई बराबर होता है 1, हमेशा याद रखेंगे। आई डॉट आई कैप बराबर क्या होता है 1, या जे डॉट जे कैप बराबर कितना होता है 1, के डॉट के कैप बराबर कितना होता है 1, मतलब उसका उसी से गुणा होगा तो 1 ही आएगा। मतलब आई का आई से गुणा होगा तो 1, और आई का जे से होगा तो 0, आई का के से होगा तो 0, इसलिए उनको गुणा करना ही नहीं, केवल आई वाले का आई से, जे वाला है नहीं, के वाले का के से कर देना है। तो आई का आई से करेंगे तो 3 2 क्या होगा भैया, 2 गुणे 3 होगा, 2 गुणे 3 आई डॉट आई 1 हो गया, आई डॉट आई 1 हो गया, उसको लिखना ही नहीं, ठीक, बस हो गया इतना। फिर आगे, फिर तो -2 का गुणा, ये तो हो गया खत्म है, जे है ही नहीं, केवल के वाला, तो 2 दूनी 4, मतलब माइनस का प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 2 और 2 का गुणा माइनस का 4, भाई के डॉट के 1 हो गया, और -2 का गुणा 2 से हुआ तो 2 दूनी 4, लेकिन माइनस है तो माइनस आ, ये 10 की पावर -4, 10 की पावर -2, 10 की पावर -6 हो गया, ये 3 दूनी 6, 6 में 4 घटे 2 आएगा, तो 5 बराबर आ गया 2 गुणे 10 की घात -6 वेबर, यही आंसर हो गया। अरे बच्चों यही आपका क्या हो गया, 2 गुणे 10 की घात -6 वेबर आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए, टिप लीजिए जल्दी से, 2 गुणे 10 की घात, बिल्कुल तनिषा कुमारी जी, 2 गुणे 10 की घात -6 इसका आंसर है। विनोद क्या हो गया, 11th नहीं पढ़े तो, 11th नहीं पढ़े तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हम थोड़ा बहुत बताते चलेंगे लेकिन बहुत ज्यादा, ठीक है। जे नहीं है तो जे का गुणा होगा ही नहीं होता, क्लियर है प्यारे बच्चों, एकदम आसान, बहुत ही आसान। चलो ये क्वेश्चन हल करिए। एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। फिर देखो यहां पर प्रश्न वैसा ही कुछ है, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। बहुत गजब प्रश्न है, बहुत टॉप का प्रश्न लग रहा है कि एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी है, चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि जो कुंडली का तल है प्यारे बच्चों, जो कुंडली का तल है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के वो लंबवत है। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, अर्थात जो क्षेत्रफल सदिश होगा वेक्टर ए और ये चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, इनके बीच में कोण कितना, थीटा बराबर 0 डिग्री, तल लंबवत है लेकिन क्षेत्रफल सदिश नहीं, क्षेत्रफल सदिश तो समांतर हो जाएगा। यदि कुंडली का संबंध फ्लक्स दिया गया है, आपको प्रश्न में क्या दिया गया है, दिया गया है जो फ्लक्स है फाई बराबर वो दिया गया है 2t² माइनस का 6t + 9 मिली वेबर हो। वाह, प्रश्न तो बड़ा टॉप का बताया, मिली वेबर हो तो t बराबर 5 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। मिली वेबर कितना दिया गया है, मिली वेबर, फ्लक्स है ना तो फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, लेकिन मिली वेबर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, हल करना है आपको। ये कह रहे हैं t बराबर 5 सेकंड में बताना है। अच्छा, मतलब 5 सेकंड में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। वाह, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, जरा फैराडे के नियम से सोचो, अगर फ्लक्स में परिवर्तन हो, 5 सेकंड में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो फैराडे के नियम से अगर हम लोग पढ़ें, फैराडे चाचा के नियम से, फैराडे दादा के नियम से, फैराडे सर के नियम से, तो गुरुजी आप लोग याद रखेंगे कि फैराडे सर के नियम से प्यारे विद्यार्थी जी क्या होता है, E बराबर होता है माइनस का, फेरे क्या दिए गए, क्या नहीं फेरे नहीं दिए गए तो फेरे n लिखो चाहे ना लिखो, माइनस का d फाई अपान में dt, याद है कि नहीं, अभी मैंने बताया फैराडे नियम से, E इक्वल टू माइनस d फाई अपान में dt। ये क्या है, अवकलनीय पद है, अवकलनीय पद है, जरा देख लो इसे, E बराबर माइनस d अपान में dt, फाई की टोटल वैल्यू लिख दो क्या, 2t² माइनस 6t प्लस का 9, माइनस 2t² माइनस का 6t प्लस का 9। अब अवकलन हर एक पद का होगा, हर एक पद का अवकलन होगा, माइनस बाहर रख सकते हैं या तो गुणा करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये होगा, माइनस को हम बाहर रखे हुए हैं अभी, d अपान में dt, और ये किसका 2t² का, भाई 2t² का अवकलन, d अपान में dt का अगले पद में गुणा, तो माइनस ये लगा हुआ है, ध्यान से देखते जाओ स्टेप में, इसको ये चीजें रिपीट करने वाले नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ, इतना ये बता दिया, मान लो अब आपका हल करने का काम है, लेकिन यहाँ अवकलन है तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। फिर d अपान में dt इसका 6 का, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, d अपान में ये जब dt होगा तो d अपान में dt, और ये दूसरा वाला पद 6t, फिर d अपान में dt का इधर गुणा, तो ये प्लस लगा हुआ, प्लस लगा दीजिए, और d अपान में dt का 9 का। अब आपको मैंने बता रखा है कि जो अवकलन किसी अगर अंक का हो, जैसे 9 का हो रहा है, तो आप लोग याद रखेंगे d अपान में dx, मैंने ये सिखाया था, अगर x की पावर n होता है तो वो होता है nx n-1। अगर d अपान में dx a है, कोई मतलब अचर पद है, और अचर पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा तो वो 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर अचर पद गुणा में है तो फिर 0 नहीं होगा। जैसे यहां पर देखोगे ये t अलग है, ये 2 अलग है, ये 2 अलग है, 2t² लिखा हुआ है, ठीक है, 2t², तो प्यारे बच्चों 2 बाहर रहेगा, t² का अवकलन होगा। आप ध्यान से देखेंगे, मैं अगले पद में चल रहा हूं, E बराबर माइनस बाहर है, ब्रैकेट के भीतर देख लेते हैं कैसे क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखो 2t² का अवकलन जब होगा तो 2 बाहर रहेगा, t² का अवकलन करिए, देखो nx n-1 करिए, तो t², ध्यान से देख लो, एक मैं बता रहा हूं, t² का अवकलन जब होगा तो n की जगह पर 2 है तो 2, और फिर t के ऊपर 2 - 1, तो ये क्या आएगा 2t, और 2 - 1 में कितना बचा, तो 1 बचा, केवल 1 लिखा जाएगा। ये इतना अवकलन ये वाला मैं बता रहा हूं, d अपान में dx x की पावर n का, तो ये n लिखा हुआ है x n-1, n कितना है 2 है, t की पावर 2, तो 2 पहले आगे लिखा 2t
ऊपर n-1 मतलब 2-1, तो ये 2t आया। अर्थात प्यारे बच्चों केवल t स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूं, ये 2 अलग आगे आ जाएगा। इसको मैं यहां पर थोड़ा सा इरेज करके लिख दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये दोनों पद मैं इरेज करके समझा दूंगा आपको। देखो प्यारे बच्चों, इस डी अपॉन dt का अंदर गुणा हो तो 2 बाहर रहेगा, 2 अचर पद है, इसको अवकलन नहीं होगा, केवल जब गुणा में हो तो t स्क्वायर का ऐसे गुणा करना है। फिर माइनस ये है, माइनस लिखेंगे, 6 बाहर करेंगे, 6 क्योंकि गुणा में लिखा हुआ है तो अचर पद है, तो ये नहीं कह देना कि 0 होगा अवकलन, नहीं, अगर गुणा के साथ अवकलन जिसका हो सकता है वो पद भी है तो फिर 0 नहीं, 6 का 0 नहीं कर देना केवल। अब ये डी अपॉन में dt, अब देखो इसका अवकलन कैसे आप आगे बता रहे हैं, तो ये तो 2t आएगा, मतलब t स्क्वायर का अवकलन क्या है 2t, t का अवकलन t के सापेक्ष ही 1 होता है, क्यों होगा, तो होता है 1/dt बटे dt बना, कैंसिल आउट, सीधा सा बात, अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आगे e बराबर जो आएगा, e बराबर जो आएगा, ध्यान से देखो, ये 2 इंटू इसका अवकलन आया 2t, 2 इंटू 2t, फिर माइनस है, माइनस का 6 आया, इसका तो अवकलन क्या हो गया 0, माइनस का 6 प्लस 0, तो ये प्यारे बच्चों e बराबर है माइनस 2 इंटू 2 4t माइनस का 6 प्लस 0 का काम खत्म हो गया। तो प्यारे बच्चों e बराबर ये बनेगा माइनस का 4t, 4 माइनस गुणा कर दे रहे हैं 4t, और ये माइनस का गुणा जब इसमें हुआ तो प्लस का 6 बना। क्या हमसे प्रश्न में बोला है, प्रश्न में कहा है t बराबर 5 सेकंड में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल बताओ, तो t बराबर 5 सेकंड पर, अब आगे ये चीज लिख देंगे, t बराबर 5 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखो प्यारे बच्चों एक बात मैं बता दूं, जिन बच्चों को ये थोड़ा कठिन लग रहा हो, मतलब उन्होंने अवकलन नहीं सीखा, देखो मैंने बताया कि 11th बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप जो 11th पढ़ रहे हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, जो 11th बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं गला फाड़ फाड़ के परेशान हो जाऊंगा कि 11th में आप पढ़ लीजिए, जिनको 12th पढ़ना है अच्छे से नहीं लेंगे एडमिशन, उनको अलग ही मस्ती में घूम रहे हैं, हर पैसे का जुगाड़ और सबके लिए हो जाएगा। एक साल की फी अभी ऑफर चल रहा है, 1000 रुपए हो गई है, 1000 रुपए एक साल के लिए टारगेट बोर्ड का परिवार मेहनत करके आपको पढ़ाना चाह रहा है, फिर भी क्या उसको उनको क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, मतलब एक संस्थान आपके प्रति समर्पित है, संस्थान हर तरह से आपके पास साथ खड़ा है, ठीक है, संस्थान को लगता है कि इतने बच्चे पैसे नहीं दे पाएंगे, चलो और कम कर दो, हम लोग आपस में कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कर लेंगे, ठीक है, ऐसे मैनेज कर लिया जाएगा, सारी व्यवस्थाएं वैसे संचालित हो जाती हैं। लेकिन हम लोग अधिक बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं कि भाई एक बच्चा छूटना नहीं चाहिए, बिहार के बच्चे टारगेट बोर्ड से ही पढ़े, बस इतने सपना है। तो अब उस कड़ी में कई बच्चे लापरवाही कर जाते हैं, 11th नहीं पढ़ रहे, अब 12th में जब आएंगे तो उनका बड़ा नुकसान होगा। वही कुछ बच्चों का ऐसा होगा कि 11th में अवकलन नहीं सीखे, या 12th में बहुत शुरू से जब मैंने अवकलन समाकलन पढ़ाया थोड़ा बहुत बीच में, वो चीजें नहीं सीखी, मैंने 11th में फिजिक्स वाली मैथ पढ़ाई, मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट भी की थी कि वहां जाके पढ़ लीजिए, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ी, कुछ बच्चों ने पढ़ी, उन्हें फायदा मिला, है ना, बहुत आसान है। विद्युत वाहक बल पर वैल्यू रखेंगे, e बराबर प्यारे बच्चों माइनस का 4, 5 सेकंड में कह रहे हैं तो t बराबर 5 सेकंड, तो t की जगह पर 5 रख देंगे, प्लस 6, ये 5 चौके 20 हुए तो e बराबर माइनस का 20, ये क्या प्लस का 6, तो ये e बराबर आया माइनस का 14, भाई 6 हट गए, माइनस का 14 वेबर, सॉरी विद्युत वाहक बल है तो वोल्ट, प्रेरित विद्युत वाहक बल e बराबर माइनस का 14 वोल्ट प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। माइनस का दर्शाने का मतलब क्या है बताओ जल्दी से, लेंज के नियम से याद करो, आप थ्योरी भी इसी के साथ साथ रिवाइज करते चला करो। ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, लेंज के नियम से क्या दर्शाता है, लेंज के नियम से यह बताता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है कुंडली में वो सदैव उस कारक का विरोध करता है जिससे यह स्वयं उत्पन्न हुआ है। किस कारक का विरोध करता है, किससे यह उत्पन्न हुआ है, तो फ्लक्स परिवर्तन से, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ, जो चेंजेस हुए, उसकी वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल बना, और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए यह ऋणात्मक चिन्ह यहां आता है, यही यह दर्शाता है। किसने बताया ये लेंज के नियम से हमें पता चला। वेरी गुड, बहुत बच्चे लिख रहे हैं, सोनम भारती जी भी लिख रहे हैं लेंज के नियम से, वेरी गुड। चलो तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से प्रश्नों को लगाना होता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 40 सेंटीमीटर लंबी, इस प्रश्न को पढ़ेंगे, एक 40 सेंटीमीटर लंबी प्यारे बच्चों क्या है, चालक क्षण 0.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है तथा यह चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो चालक छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल बताओ। ध्यान से देखो, यहां पर कहा गया चालक छड़ की लंबाई, जो चीज दी गई है सबसे पहले उसे लिख लो भाई, चालक छड़ की लंबाई दी गई है, चालक छड़ की लंबाई। अब ये सोचो ये कौन से डेरिवेशन से सूत्र आपके पास पूछा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि कहीं पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है, एक समान कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक, और इसके लंबवत चालक छड़ को रख करके एक चालक छड़ रख रहे हैं जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L बराबर कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर दिया गया। तो अगर हम इसे MKS में चेंज करेंगे तो 40 × 10⁻² क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। 0.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, अर्थात प्यारे बच्चों B बराबर कितना, 0.5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, इसको लंबवत रखा गया है, और फिर यह चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, पहले तो लंबवत रखा गया लेकिन 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। मतलब जब इसे दौड़ाया गया, इसके वेग की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो थी उससे कितनी डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, उससे 30 डिग्री का कोण वेक्टर बी और वेक्टर वी के बीच में, ठीक है, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया, वेक्टर बी की वैल्यू दी गई, वी बराबर प्यारे बच्चों कितना दिया गया, कितने वेग से दौड़ाया जा रहा है, 15 मीटर पर सेकंड। अब याद करो मैंने ये चीज बताई, जब चलाया जाता है तो उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र, छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र बताओ, क्या याद आया, अरे डेरिवेशन याद करो, छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसीलिए कहते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो न्यूमेरिकल में मदद मिलेगी।
ई बराबर क्या, बी वी एल साइन थीटा। ये जो प्यारे बच्चों थीटा होता है, ये बी और वी के बीच का कोण होता है, जिस दिशा में हम चालक को चलाते हैं जिस कोण से, ठीक है। यहाँ पर धनावेश पहुंच जाता है, नीचे ऊपर समस्त ऋणावेश पहुंच जाता है, नीचे समस्त धनावेश आ जाता है। ये सारी चीजें बताई गई थी भाई। हाँ, तो यहाँ पर ई बराबर बी की वैल्यू कितनी दी गई 0.5 इंटू ई की वैल्यू, वी की वैल्यू कितनी दी गई 15 मीटर पर सेकेंड इंटू एल की वैल्यू कितनी दी गई 40 × 10 की घात -2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। साइन 30 का मतलब 1/2 वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है। अब इसे हल कर लो, अब इसे हल कर लो आप लोग, थोड़ा सा समझ के सही से अच्छे से हल कर लो। ई बराबर देखो 5 को 20 हो जाएगा कि नहीं। अच्छा इसका दशमलव हटाएं, पॉइंट हटाओ, नीचे एक लिखो, एक जीरो बढ़ा दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सब कुछ काट पीट ना करो, नहीं बहुत ज्यादा पहले ही स्टेप पे हो जाएगा। ई बराबर 0.5 गुणे 15 गुणे 40 गुणे ये 10 की घात -2 गुणे ये साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो अब इसको काटो, 2 से ये 20 बचा, ठीक। अब इसको कट कर रहे हैं, 2 से ये 20 बचा। दशमलव हटाओ, दशमलव हटाने के स्थान पर क्या लिखते हैं सदैव, अंश है तो हर में, हर है तो अंश में, जहां से काटोगे उसके विपरीत। तो आगे एक अंक तो एक जीरो बढ़ाओ, ये 10 से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 20 ऊपर ही है, हर में ये अंश में आया था। अब 2 से 5 का गुणा तो 5 दूनी 10 हो गए। तो प्यारे बच्चों ये मिलेगा क्या, आगे मैं लिखूं, ये मिलेगा ई बराबर, जरा देख लो, ई बराबर 5 गुणे 15 और ये 2, 5 गुणे 15 और ये 2 गुणे 10 की घात -2, 5 गुणे 15 गुणे 10 की घात -2। तो 15 × 25 75 और क्या है, और क्या है जरा, ये 2 भी है ना, ये 2 भी है। 5 गुणे 15 गुणे 2 गुणे 10 की घात -2, तो 15 दूना 30 25 मतलब 3 25 15 150। तो ई बराबर मिल जाएगा 150 गुणे 10 की घात -2, ठीक है। अगर यहाँ पर दशमलव अंक लगा करके हम लिखेंगे तो 10 की घातें +2 जोड़नी पड़ेंगी, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं, ई बराबर 1.50 वोल्ट लिख सकते हैं। भाई ये 10 की घात -2 है, अगर हम ये दशमलव इधर लगा दे, 10 की घात -2 हटा दे, 2 अंक बाद इधर दशमलव लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, बात वही होगी, ठीक है। क्लियर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आज का ये सूत्र। इसके बाद आप लोग ये सूत्र का कल आप लोग हल करके लाइएगा, ये आप लोग का कल का होमवर्क है, ठीक है। ये कल मैं आप लोगों को और एक बार न्यूमेरिकल बताऊंगा, थोड़ा बहुत डाउट भी आप सभी के सॉल्व करूंगा कल के न्यूमेरिकल क्लास में। परसों आपका ऑब्जेक्टिव का मैं क्लास लूंगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की क्लास मैं लूंगा। आज की क्लास में मेरे बच्चों इतना ही, मिलता हूं कल की क्लास में। खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। और हाँ एक बात, अपने परिवार के लिए, अपने इस टारगेट बोर्ड के परिवार के लिए, गुरुजी के लिए, अपने माता पिता के लिए, सबसे पहले खुद के लिए पढ़ाई मन लगा करके करते रहें प्यारे बच्चों। सुनहरा अवसर यही होता है, यही समय है बनने और बिगड़ने का। तो मन लगा करके बस अपने ध्यान को केंद्रित करके पढ़ाई में, किताबों से प्रेम करें, ये आपको कुछ ना कुछ बना करके जरूर देंगी। विद्यार्थियों कल मिलता हूं, खुश रहें, मस्त रहें, मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।